हम लोग का मकसद यही है कि जो भी टफ टॉपिक है उसको आपको इजी वे में समझाएं। और आज के इस वीडियो में सीएनटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हम लोग समझाने वाले हैं। लेकिन आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा कि काश्तकार कितने टाइप के होते हैं, टीनेंट्स, ठीक है, रैयत कितने टाइप के होते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में वीडियो दिया गया है उसको आप लोग पहले देखिए, पार्ट 1, और तब आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा यारो। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझेंगे कि जो जमीन है उसके ट्रांसफर पर जो रोक है वो कौन कौन से सेक्शन में है, ठीक है। जैसे जो मुंडारी खुट कटीदार है उसके जमीन के ट्रांसफर पर रोक कहाँ दिया गया है, सेक्शन 240 में। जो उड़ाव का भूहरी जमीन है उस पर ट्रांसफर कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 48 में। उसी तरह जो मान लीजिए कि अधिभोगी रैयत है, ऑक्यूपेंसी रैयत, उसको ज़मीन से हटाना है, बेदखली जिसको बोलते हैं, तो उसका जिक्र कहाँ है। जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है उसका कहाँ पे है। और ये सारे टर्म जो है वो मैंने पार्ट 1 में समझाया है, तो उसको आप पहले देखिएगा तब आपको मज़ा आएगा। फिर हम लोग जानेंगे कि जो इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट है, लगान में जो बढ़ोतरी है, उसका जिक्र कहाँ पे है। अगर टाइम पे लगान नहीं देता है रैयत या काश्तकार तो क्या फ़ाइन लगेगा। अगर मुंडारी खुद कटीदार नहीं देता तो क्या फ़ाइन लगेगा। साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड है वो मतलब जब ज़्यादा लगान वसूल करता है तो फिर उसको क्या सज़ा होगी। ये सारे चीज़ को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। फिर से मैं बात कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ का हवा नहीं बनाना है कोई भी टॉपिक का, बल्कि उसको फ्लो चार्ट और डायग्राम से सिंपल वे में ब्रेक करके समझना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 2 है, आप ये जान जाइए कि जो किसी से ज़मीन लेता है ना उसको हम क्या कह देते हैं, काश्तकार कह देते हैं, ठीक है। जैसे ये ए यहाँ पे हो गया भूस्वामी, और इससे जो जमीन लिया है, ठीक है ना, BCD, तो यहाँ पे मतलब ये लोग जो BCD है ये काश्तकार हो गए, टीनेंट, ठीक है। तो आपको जो है CNT में 4 काश्तकार है। टेन्योर होल्डर, जो भूस्वामी से जमीन किस लिए लिया है, इसका मकसद क्या है कि ये लगान का वसूली करेगा, ठीक है, टेन्योर होल्डर। और जो भूमि को लिया है खेती करने के लिए उसको हम कहेंगे रैयत। और गांव में ऐसा भी कोई किसान होता है जिसकी क्षमता नहीं है कि वो ज़्यादा लगान दे सके, तो जो रैयत से भूमि मतलब लिया है, जैसे मान लीजिए रैयत के पास जो किसान है उसके पास, मान के चलिए किसी किसान के पास 30 हेक्टेयर ज़मीन है और उससे कोई छोटा रैयत जो है 2 हेक्टेयर ज़मीन ले लिया खेती करने के लिए, तो ये दर रैयत कहलाएगा। ध्यान रहे जो दर रैयत है ये रैयत में नहीं आता, ये काश्तकार में ही आता है यारो। और चौथा जो है आपका, जिसने जंगल को साफ किया और खेती करने लायक बनाया और वो मुंडा कम्युनिटी से है, तो हो गया मुंडारी खुट कटीदार। खुट का मतलब फैमिली हुआ, ठीक है। तो ये 4 जो टाइप है जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, नीचे में आपको जरूर से देखना चाहिए। और जो रैयत है ये 3 कैटेगरी के रैयत है। सबसे पावरफुल कौन सा रैयत होता है, रैयत जिसके पास खूंट कटी का अधिकार है। मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया ना कि अगर मुंडा कम्युनिटी का है, जंगल साफ किया तो मुंडारी खूंट कटीदार। और सेम चीज़ क्योंकि छोटा नागपुर में मुंडा के बाद उड़ाव जनजाति मतलब डोमिनेट करती है, तो सेम चीज़ अगर उड़ाव कम्युनिटी के द्वारा किया गया है तो उसको भूइंहरी अधिकार मिलता है। तो मान लीजिए कि दादाजी ने जो है जंगल साफ किया, खेती करने लायक बनाया, और फिर दादाजी से ये अधिकार गया बी के पास, तो बी को क्या बोलते हैं, खुट कटी अधिकार प्राप्त रैयत। तो तीनों रैयत में सबसे पावरफुल जो होता है वो रैयत हैविंग खुट कटी राइट होता है। और उसके बाद जो है अधिभोगी रैयत, जो 12 साल रैयत खेती करेगा उसको आगे चल के जो है अधिभोग का अधिकार मिलेगा, और ये अपने ज़मीन पे खेती कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, जो उसका खेत का जो मतलब सॉइल है उससे जो है ब्रिक्स बना सकता है। उसको बहुत सारे अधिकार जो है सेक्शन 21 में दिए गए हैं, ठीक है, 2021 में। और ये जो टाइप ऑफ टीनेंट है ये कहाँ मेंशन है, चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन 4 में मतलब काश्तकार भी 4 है
और कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 4 में दिया गया है, ठीक है, कि 4 टाइप के काश्तकार होते हैं। और एक ऐसा रैयत जिसको बस खेती करने का ही अधिकार है उसको क्या बोलते हैं, अनादिभोगी, यानी कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। स्टार्टिंग में ये सब टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने डायग्राम से इसको समझाया है। आप जरूर से पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या 3-4 चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, तो जमीन से जो बेदखली की बात होगी, है ना, जैसे अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत को बेदखल करना है तो आपको कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 22। और चूंकि अधिभोगी रैयत को बहुत सारा राइट मिला रहता है, इसको हम कायमी रैयत भी कहते हैं, कायमी रैयत भी कहते हैं। और इसको जो अगर मान लीजिए लगान नहीं दे रहा है या जो एग्रीमेंट हुआ है भूस्वामी के साथ उस वैसा काम नहीं कर रहा है ये, तो फिर इसको सेक्शन 22 के अंदर जो है हटा दिया जाएगा। उसी तरह जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अधिभोगी रैयत है वो अपने ज़मीन पे खेती कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, पेड़ लगा सकता है, उसके बाद उसका मिट्टी का यूज़ कर सकता है, छोटे बांध तालाब बना सकता है, ये सब काम कर सकता है, ठीक है, इरिगेशन के लिए। लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को उतना अधिकार नहीं मिलता है। और जो है आपको इसको जो हटाने का जो बात कहाँ किया गया है, सेक्शन 41 में। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, गैर कायमी रैयत, ठीक है ना, ये पर्शियन वर्ड है। साथ ही साथ जैसे कि भूस्वामी जो है लैंडलॉर्ड, वो बहुत गड़बड़ करते थे, तो किसी को भी जो है आप बिना डीसी के परमिशन के या फिर कोर्ट के ऑर्डर के नहीं हटा सकते हैं। ये कहाँ जिक्र है, सेक्शन 68 में, ठीक है। और उसके बाद जो मुंडारी खूंट कटीदार है, जिसका चैप्टर नंबर 18 में जिक्र है, उसको अगर सेक्शन 240 का वायलेशन करके किसी ने हटाया है, मतलब उसका ज़मीन को जो है वो ज़बरदस्ती कब्जा किया है, तो डीसी जो है सेक्शन 242 के अंदर मुंडारी खूंट कटीदार ज़मीन को मतलब वापस दिला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इजेक्टमेंट। पूरा खेल जो है सीएनटी का किस पे डिपेंड करता है कि आपको टर्म समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। टर्म समझ में आया है आपके लिए इजी रहेगा, टर्म समझ में नहीं आया है बहुत दिक्कत की बात है। और जो भी आपको चीज़ को समझना है, हमको तो बेस्ट अब यही लगता है कि डायग्राम फ्लो चार्ट बनाइए, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, चाहे वो जनजाति हो, कोई भी चीज़ आपको समझना है, ऐसा डायग्राम बनाइए, काम बन जाएगा। अब देखिए, लगान बढ़ाने की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ दिया गया है, जो अधिभोगी रैयत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 19 चैप्टर है और हर चैप्टर में अलग अलग बात किया गया है। जैसे चैप्टर 4 में जो है वो जनरली अधिभोगी रैयत के बारे में बात किया गया है। चैप्टर 6 जो है उसमें अनादिभोगी रैयत के बारे में बात किया गया है। तो मैंने कंपाइल कर दिया है ना, एक जगह कंपाइल कर दिया कि आपको समझने में आसानी रहे। तो अगर अधिभोगी रैयत का, ऑक्यूपेंसी रैयत का लगान बढ़ाने का बात है तो इसको जो है सेक्शन 27 में जिक्र है इसका, ठीक है। और किसको पावर है लगान बढ़ाने का, तो ध्यान रखिएगा, डीसी का और रेवेन्यू ऑफिसर का, राजस्व अधिकारी का। उसी तरह अगर लगान बढ़ाना है अनादिभोगी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत का, तो कहाँ जिक्र है, सेक्शन 40 में, ठीक है। और अगर देखिए, जो खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत है, मतलब 2 ऐसे चैप्टर हैं जहां पे एक ही सेक्शन है। तो ये चैप्टर 5 में जो है जिक्र किया गया है खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत का। तो इसमें तो ये बोला गया है कि 11 नवंबर 1908, मतलब जब ये लागू हुआ था, अगर उसके 20 साल पहले किसी को खूंट कटी अधिकार मिला हुआ है रैयत को, तो उसका लगान नहीं बढ़ेगा। तो खैर वो तो पुराना मैटर हो गया। उसके सेकेंड पॉइंट में क्या है कि मान लीजिए कि अब बाद में किसी को ये खूंट कटी अधिकार प्राप्त, मतलब वो रैयत होता है, तो उसका जो लगान है ना, ठीक है, वो अधिभोगी रैयत के 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है लगान जो लगेगा, ठीक है। तो वो सेक्शन 37 में दिया गया है। उसी तरह जो मुंडारी खूंट कटीदार है, इसका जो लगान है वो जो ऑक्यूपेंसी रैयत है, अधिभोगी रैयत, उसका जो है 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान के चलिए
कि 10,000 रुपया लगान देना पड़ता है अधिभोगी रैयत को। तो चाहे रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स हो या मुंडारी खूंट कटी हो, उनका जो लगान है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो इसमें हमने क्या क्या बात करी कि जो ऑक्यूपेंसी रैयत है उसका जो लगान बढ़ाने का बात है वो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 27 में। किसको पावर है जी? तो डेप्यूटी कमिश्नर को प्लस रेवेन्यू ऑफिसर को। साथ ही साथ जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है उनका लगान बढ़ाने के बाद कहाँ किया गया है, सेक्शन 40 में। रैयत जिनका खूंट कटी का अधिकार है तो उनको जो है लिखा गया है कि सेक्शन 37 में दो बात लिखी गई है। 11 नवंबर 1908 के अगर 20 साल पहले उनको यह अधिकार मिला हुआ है तो लगान नहीं बढ़ेगा। तो हालांकि अब तो वो आउटडेटेड हो गया। तो अभी क्या है कि उनका जो लगान है अधिभोगी रैयत के 50% से ज़्यादा मतलब नहीं लिया जा सकता है। वही चीज़ मुंडारी खूंट कटीदार के लिए भी है। और इसमें जैसे आपको बोले ना कि अलग अलग ज़मीन का अलग अलग नाम है, कि जैसे मतलब जंगल था उसको मुंडा कम्युनिटी के द्वारा साफ किया गया तो उसको जो अधिकार मिला उसको हम बोले मुंडारी खूंट कटीदार। वैसे ही चीज़ अगर उड़ांव जनजाति के द्वारा हुआ तो मिला भुइंहरी अधिकार। लेकिन आप जानते हैं कि ट्राइबल्स के अलावा भी जो खोटा बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, पचपरगनिया, तो ये लोग कौन है? सदान है, सदान। तो वो लोग जब जंगल को साफ करते हैं, खेती करने लायक बनाते हैं, तो उनकी भूमि को क्या बोलते हैं? कोरकर भूमि। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो कोरकर भूमि है वो किनकी रहती है? मुंडा की, उड़ांव की, सदान की। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी यहाँ के मूल निवासी हैं लेकिन गैर आदिवासी हैं, मतलब नॉन ट्राइबल लेकिन सालों से जो है यहाँ पे रह रहे हैं झारखंड में। तो इनकी जो भूमि होती है वो कोरकर भूमि होती है। और इसमें नियम क्या है कि जैसे जो खेती का वर्ष है, जैसे मान लीजिए इन्होंने खेती किया 2022-23, तो इस साल तो लगान लगेगा ही नहीं और इसके 4 फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको लगान लगेगा। और वो भी आपको बता दिए क्या कि अधिभोगी रैयत के 50% से ज़्यादा नहीं लग सकता है। ठीक है। अब अगर समय पे लगान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि जैसे 2024-25 का जो है लगान बकाया था और रैयत या काश्तकार ने जो लगान है वो 2025-26 में अगर दे दिया तो उनको 3% ही जो है फाइन लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर 2025-26 में लगान नहीं दिया और लगान दे रहे हैं, मतलब 2024-25 का लगान ड्यू है, अगर नेक्स्ट ईयर पे कर दिए तो 3% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और अगर नेक्स्ट ईयर नहीं देके लगान को दे रहे हैं 2 साल के बाद तो मैक्सिमम जो है 6.25% जो है वो फाइन देना पड़ेगा। ये सेक्शन 58 में है। यही चीज़ अगर मुंडारी खूंट कटीदार के साथ है कि मुंडारी खूंट कटीदार अगर लगान नहीं देता है तो यहाँ पे जो है 12.50%, सेक्शन 244 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भूस्वामी है और वो ज़्यादा लगान वसूल कर रहा है तो उसको जो है 500 रुपया फाइन या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ एसपीटी के सेक्शन 52 में है और यहाँ पे कहाँ दिया है? सेक्शन 63 में दिया है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा लगान वसूल कर रहा है तो उसको जो है फाइन लगेगा। ठीक है, फिर से समझिए, समय पे लगान नहीं देना, रेंट नहीं देना। तो जैसे 2024-25 का रेंट बाकी था, अगर रैयत या काश्तकार, ठीक है, क्योंकि रैयत जो है वो काश्तकार को भी दे सकता है, भूस्वामी को भी दे सकता है, वैसे ही जो है जो काश्तकार है, ऐसा नहीं है कि जो भूधारक है उसको लगान नहीं देना पड़ता है, मुंडारी खूंट कटीदार उसको लगान नहीं देना पड़ता है। लगान तो सभी को देना है, चाहे वो टीनेंट हो चाहे वो रैयत हो। तो अगर टाइम पे लगान नहीं दिया गया और अगले साल लगान दे दिया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 3% का। ठीक है, लेकिन अगर 2 साल लगान नहीं दिया गया तब फिर 6.25% तक फाइन लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये मुंडारी खूंट कटीदार के केस में 12.50% है। साथ ही साथ अगर कोई भूस्वामी है जो एक्स्ट्रा लगान लेता है या मान लीजिए
जैसे भूधारक ही है, कोई एक्स्ट्रा लगान लेता है रैयत से, तो उसको फाइन लगेगा 500 रुपये या 6 महीने का। ठीक है। अब आइए, जैसे 19 चैप्टर है ना, आपसे पूछा जाए कि अगर 19 चैप्टर में आपको चूज करने बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चूज कीजिए, तो आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सेक्शन 46 जो है उसमें क्या बोला गया है कि एक रैयत जो है दूसरे रैयत को 5 साल के लिए अपना जमीन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। रैयत जो है भुगुत बंधक, चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में बताया गया है कि मान लीजिए ये किसान है और इसकी बेटी की शादी है, इसको जो है मतलब एडवांस में बहुत सारे रुपए चाहिए, तो ये किसी अमीर साहूकार मनी लेंडर के पास जाएगा और अपनी ज़मीन को गिरवी रख देगा और उसके बदले एडवांस में पैसा ले लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? भुगुत बंधक। तो यहाँ पे जो रैयत है भुगुत बंधक के रूप में कितना रख सकता है? 7 साल के लिए ज़मीन रख सकता है। उसकी तरह जो सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके पास मैक्सिमम समय के लिए कितना टाइम के लिए रख सकता है? 15 साल के लिए। रैयत दूसरे रैयत के पास अपनी ज़मीन कितने समय तक रख सकता है? 5 साल। भुगुत बंधक के रूप में मनी लेंडर या गवर्नमेंट या जैसे ज़मींदार भी तो हैं, कहने के लिए जो है ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग तो हैं, कुछ परसेंटेज तो है जो बहुत अमीर हैं, तो वहाँ पे रैयत को ज़रूरी है तो वो अपना ज़मीन गिरवी रख सकता है 7 साल के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15 साल के लिए। ये झंझट एसपीटी में नहीं है। ठीक है ना, ये दिक्कत जो है आपको एसपीटी में नहीं है। चाहे रैयत टू रैयत हो, चाहे भुगुत बंधक हो, चाहे ये वाला चीज़ हो, वहाँ पे मैक्सिमम जो है 6 साल है, 6 वर्ष एसपीटी में। सबके लिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। अब देखिए, केवल यही चीज़ नहीं है इसमें, तो अभी जो मेन इसका जो है वो आने वाला है आगे। इसी सेक्शन 46 में दिया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति का कोई रैयत है वो डीसी के प्रायर परमिशन से एसटी को जमीन दे सकता है। कंडीशन क्या है? सेम पुलिस थाना। और यही रीजन है कि आदिवासी एक मतलब वन ऑफ द मेन रीजन है कि आदिवासी किसान जो है जमीन होते हुए भी गरीब है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लोग जनरली जहां एक जगह रहते हैं उनका सामाजिक आर्थिक कंडीशन एक रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध क्या लगा दिया गया है? सेम पुलिस स्टेशन का। तो क्या होता है कि अब जो एक जगह लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन एक जैसी है, तो कैसे वो जमीन बेच पाएगा? ठीक है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास में ऐसा नहीं है। डीसी के परमिशन से शेड्यूल कास्ट को जमीन दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, बीसी जो है बेच सकता है, बैकवर्ड क्लास भी कर सकता है। इनमें जो है प्रतिबंध कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। और इसी में जो है ना, मतलब जैसे क्या होने लगा कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका जमीन बहुत गलत तरीके से एसटी टू नॉन एसटी जाने लगा। ठीक है, एसटी टू नॉन एसटी मतलब नॉर्मल तो प्रावधान ये है कि जो अनुसूचित जनजाति का जमीन है वो नॉन एसटी को नहीं जाना चाहिए, जैसा सेक्शन 46 में है। लेकिन अब यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आपको पता है कि 1931 में 50% पॉपुलेशन था, तो उसके पहले सोचिए और कितना ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था और बहुत ज़्यादा जो है शेड्यूल ट्राइब का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो फिर कैसे अब इसको ठीक किया जाए? तो फिर वही कि अगर एसटी की ज़मीन नॉन एसटी ने ले ली है और नॉन एसटी ने वहाँ पे घर बना लिया है, तो फिर कंपनसेशन के थ्रू जो एसटी की ज़मीन है वो नॉन एसटी को ट्रांसफ़र हो सकती है। और ये चीज़ कब ऐड हुआ? 1969 में सेक्शन 71A में। मैं फिर से आपको बताता हूं, जो एसटी की ज़मीन है हम लोग यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 46 में क्या लिखा है? डीसी के प्रायर परमिशन से एसटी को ही ट्रांसफ़र हो सकता है सेम पुलिस स्टेशन में। लेकिन होने क्या लगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थे, तो ट्राइबल का जो ज़मीन है वो नॉन ट्राइबल के पास जाने लगा और कोई तरीका नहीं सूझ रहा था जिससे कि मतलब इसको ठीक किया जा सके।
तो फिर गवर्नमेंट जो है बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969 के अंदर सेक्शन 71A का प्रावधान लाई और इसमें ये बोला गया कि अगर जो है एसटी का ज़मीन नॉन एसटी जैसे ले लिए हैं और अगर नॉन एसटी ने वहाँ पे अपना कुछ सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर बना लिया है तो फिर कंपनसेशन के थ्रू जो है, मतलब इस नॉन एसटी जिसने लिया है उसको जो है, मतलब नॉन एसटी को जो है मुआवजा देना पड़ेगा, उसके बाद ज़मीन उसकी हो सकती है। और अगर घर नहीं बनाया है तब तो फिर खाली करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बोलें कि यही चीज़ एससी और बीसी के लिए कहाँ पे है, तो यही चीज़ एससी और बीसी का जो है वो सेक्शन 46 क्लॉज नंबर 4 में है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्शन 71A है जिसको 1969 में इंक्लूड किया गया, ये केवल जो ट्राइबल हैं, अनुसूचित जनजाति, उन्हीं के ज़मीन को रिस्टोर करने की बात करती है, वो भी टाइम पीरियड। अब एक जो ट्राइबल पर्सन है वो 40 साल के बाद जो है वो कोर्ट के पास चले गए कि मेरा ज़मीन जो है गलत तरीके से ले लिया गया है। तो ऐसा थोड़ी है कि सेक्शन 71 में लिखा है कि किसी भी टाइम जो है वो अनुसूचित जो ट्राइबल है, अनुसूचित जनजाति का ट्राइबल, वो कभी भी कोर्ट चला जाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई 40 साल के बाद जाएगा, 50 साल के बाद जाएगा। तो इसमें जो है कोर्ट का यही फैसला आया है कि जो ट्राइबल है जिसका गलत तरीके से ज़मीन लिया गया है, जब वो उस डेट के 30 साल के अंदर, 30 ईयर्स के अंदर जो है वो अपने ज़मीन को रिस्टोर करने के लिए डीसी के पास कंप्लेन कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेक्शन 46 में जो है शेड्यूल ट्राइब को 12 साल का समय ही दिया गया था, लेकिन बाद में 1969 में इसको बढ़ा के 30 साल कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो अनुसूचित जनजाति का रैयत है वो कितने समय तक अपने ज़मीन को रिक्लेम या रिस्टोर कर सकता है डीसी के पास कंप्लेन करके, तो जवाब है 30 साल। उसी तरह जो भूइंहरी ज़मीन है उसके ट्रांसफ़र पे रोक कहाँ लगाई गई है, तो सेक्शन 48 में। और जो भूइंहरी ज़मीन है उसके सेल पे कहाँ रोक लगाई गई है, सेक्शन 48A में। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि जो कोर्ट है वो कोई भी रैयत के अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 47 में। हाँ, लेकिन अगर रैयत अपना लगा नहीं देता है या फिर वो मतलब अपनी ज़मीन का इलीगल यूज़ कर रहा है, उस केस में कोर्ट मतलब ऑर्डर करके उसके ज़मीन का जो अधिकार है किसी और को दे सकता है। वरना अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस जो कोर्ट है वो रैयत के राइट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब छोटा नागपुर में तो इतना भाई खनिज है और यहाँ पे सीएनटी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शन है 46 में, 47 में, 48 में। तो फिर सरकार कैसे ज़मीन लेगी इंडस्ट्री के लिए और माइनिंग के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 49 कि जो भी रिस्ट्रिक्शन का जिक्र है, हमने देखा कि 46 में इतना जो है एसटी को दे सकता है सेम थाना डीसी के परमिशन से, एससी के लिए, बीसी के लिए सेम डिस्ट्रिक्ट है डीसी के परमिशन से। 47 में देखा, 48 में देखा, इन सभी प्रतिबंधों को हटा के, इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा के इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए गवर्नमेंट जो है वो जमीन ले सकती है, ठीक है। मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन हमने ऊपर में पढ़ा, तभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो 19 चैप्टर हैं उसमें सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 8, जिसमें ये सारा चीज मेंशन किया गया है। और उसी तरह जो भूस्वामी है वो धार्मिक पर्पस के लिए, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, चैरिटेबल पर्पस के लिए, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान के लिए जो भी लिमिटेशन ऊपर मेंशन किया गया है 46, 47, 48, ये सबको हटा के जो है जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। या फिर आपका जो इरिगेशन हुआ उसके लिए, तो सेक्शन 50 में ये चीज दिया गया है। लेकिन एसपीटी में ये जो सेक्शन 49 हम लोग पढ़े ना कि सरकार जो है इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए जमीन ले सकती है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। वहाँ सेक्शन 53 है, लेकिन उसमें भी जो है बहुत विवाद है, ठीक है। सेक्शन 53 में कुछ प्रोविजन दिया गया एसपीटी के, लेकिन उसमें बहुत विवाद है।
फिर से देख लीजिए, जो जमीन के ट्रांसफर पे प्रतिबंध है वो कैसे कैसे है। सेक्शन 46, रैयत दूसरे रैयत को जमीन दे सकता है 5 साल के लिए। रैयत भूगुत बंधक के रूप में जमीन दे सकता है 7 साल के लिए। सहकारी समिति को 15 साल के लिए। उसके बाद अब आइए यहाँ पे, एसटी जो है डीसी के प्रायर परमिशन से एसटी को जमीन दे सकता है। एसटी को ही दे सकता है, किसी और एससी और बैकवर्ड क्लास को नहीं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन जो है क्या, सेम पुलिस थाना। उसके बाद एससी बीसी के लिए डीसी के परमिशन से एससी एससी को दे सकता है, बीसी बीसी को। लेकिन यहाँ पे क्या है लिमिटेशन, डिस्ट्रिक्ट भर में, पूरे जिले भर में। उसके हम बात बताएं कि आपको जो एसटी का जमीन है वो बहुत गलत तरीके से नॉन एसटी के पास जा रहा था और जो है एसटी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसको ठीक करने के लिए बिहार अनुसूचित क्षेत्र रेगुलेशन अधिनियम जो है आपका 1969 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, सेक्शन 71 क्लॉज नंबर ए। ठीक है। और अगर कोई सेक्शन 46 का वायलेशन करके जमीन का अधिग्रहण करता है तो फिर उसको पनिशमेंट कितना है, 3 साल या 1000 रुपए या दोनों। ठीक है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई मतलब इसका जमीन का अधिग्रहण करता है और बाद में आपको जब बोले ना कि सेक्शन 71 ए ऐड कर दिया गया, तो इसमें क्या है कि अगर एसटी से कोई नॉन एसटी जमीन लिया है तो 30 साल के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब का जो वो रैयत है वो कंप्लेन कर सकता है, अपने जमीन को वापस ले सकता है। और सेक्शन 71 ए किसके किसके लिए है, मुंडारी खुट कटीदार, आदिवासी रैयत और जो उड़ाव के जो भूइहर है, भूइहरी जमीन के लिए ये है सेक्शन 71। ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के जमीन को रिक्लेम करने के लिए नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन 71 ए किसके लिए नहीं, मतलब किसके लिए है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपका हो गया आदिवासी रैयत, दूसरा हो गया मुंडारी खुट कटीदार और तीसरा हो गया उड़ाव का जैसे भूइहरी अधिकार जो मिलता है, तो इन्हीं के जमीन को रिक्लेम करने के लिए है। फिर मैंने आपको बताया 48 में क्या दिया कि भूइहरी जमीन का ट्रांसफर पे जो रोक है उसका जिक्र किया गया भूइहरी का। ठीक है। भूइहरी से बस भूइहरी में ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही ये लोग भी तो ट्राइबल है ना। और 48 ए में दिया गया सेल पर रोक। साथ ही साथ मैंने एक चीज और ऐड किया सेक्शन 47 में कि जो कोर्ट है वो रैयत के अधिकार को नहीं दे सकता है। 49 में क्या बताया गया है कि इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए जितने भी लिमिटेशन ऊपर मेंशन किए गए हैं सबको साइड करके सरकार जमीन ले सकती है। सेक्शन 50 में धार्मिक पर्पस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के लिए जो है जमीन लिया जा सकता है, सिंचाई सुविधा के लिए भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। हम इसी तरह जो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उसको आसान बनाते जाएंगे और आपको जो है मजा आएगा। अब लास्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड तो कहां कहां है, सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 48। ठीक है, ये सब में जो है। और बाद में एक चीज और ऐड करेंगे, जो मुंडारी खुट कटीदार है उसके जमीन का जो है ट्रांसफर पर रोक कहां दिया गया है, सेक्शन 240। हालांकि वो किस चैप्टर में, ये सब तो तीनों आपको चैप्टर नंबर 8 में है। जो चैप्टर नंबर 18 है वो मुंडारी खुट कटीदार के बारे में है। ठीक है। फिर उसी तरह अगर आप बेदखली की बात करेंगे, इजेक्टमेंट की, तो अगर आपको हटाना है अधिभोगी रैयत को तो सेक्शन 22, अगर आपको हटाना है नॉन ऑक्युपेंसी रैयत को तो सेक्शन 41। कोई भी जो बेदखली है बिना डीसी के परमिशन के या कोर्ट के ऑर्डर के नहीं होगी तो सेक्शन 68। और अगर जबरदस्ती सेक्शन 240 का वायलेशन करके मुंडारी खुट कटीदार जमीन को किसी ने जबरदस्ती कब्जा लिया है तो फिर डीसी कैसे खाली करवाएंगे, सेक्शन 242। और एक चीज हम यहां दोस्तों ऐड करना चाहेंगे कि जो मुंडारी खुट कटीदार है ना, मुंडारी खुट कटीदार वो बिना, देखिए चैप्टर नंबर 18 जो है वो है मुंडारी खुट कटीदार से। इसमें हमने क्या क्या देखा, सेक्शन 240 देखा,
जो मुंडारी खुड कटीदार के जमीन के ट्रांसफर पे रोक लगाता है। फिर आपको जो है सेक्शन 242 देखा कि अगर किसी ने जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर लिया है मुंडारी खुड कटीदार का, तो डीसी साहब उसको मतलब जो है ना हटाएंगे। उसके बाद सेक्शन 241 में है कि देखिए जो मुंडारी खुड कटीदार है ये कोई कॉमन तो है नहीं ना, ये तो मतलब जंगल को साफ किया और इसके दादा ने या इसके पिताजी ने या खुद, और तब इसको अधिकार मिला है। तो बिना भूस्वामी के परमिशन के भी, बिना लैंडलॉर्ड के परमिशन के भी जो है जो मुंडारी खुड कटीदार है वो जमीन को धार्मिक पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए दे सकता है। उसके बाद सेक्शन 243 मुंडारी खुड कटीदार का तो एक तो मतलब जो लगान बढ़ाने की बात की गई है वो 243 में है, और अगर टाइम से लगान नहीं देता मुंडारी खुड कटीदार तो 244 में उसको 12.5% जो है क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इन्हेंसमेंट की बात करें तो आपको पता ही दिए कहां कहां पे है कि अगर आपको लगान बढ़ाना है किसका, अधिभोगी रैयत का, तो सेक्शन 27। अगर आपको लगान बढ़ाना है अनअधिभोगी रैयत का तो सेक्शन 40। और आपको लगान बढ़ाना है मतलब लगान लगाना है, ठीक है, बढ़ाना नहीं, वो लगाना कहेंगे ज़्यादा सुटेबल होगा कि खुद कटी अधिकार प्राप्त कर रैयत का तो आपको जो है लगान लगाना है तो सेक्शन 37। और मुंडारी खुड कटीदार का है 243। और जो लगान है मतलब वही बढ़ाना जो है जो लगान है वो आपका जो अधिभोगी रैयत है उसका 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर जो भूस्वामी है ज़्यादा लगान लेता है तो उसको कहाँ, सेक्शन 63 में जो है पनिशमेंट का जिक्र है। ठीक है। और यहां पे एक चीज़ और ऐड करेंगे कि जो सदान की कोडकर जमीन है उसको आप कृषि के 4 वर्ष के बाद तक लगान नहीं ले सकते हैं, और फिर अगर आपको लगान लेना भी है तो वही अधिभोगी रैयत के 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इससे बहुत आइडिया लगा होगा। धन्यवाद।